तो पूरे हिंदुस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि कुछ ही देर में यूएन में पीएम मोदी का भाषण होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो यूएन असेंबली को हिंदी में संबोधित करेंगे। वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देंगे। कुछ ही देर बस बाकी है, 8 बजे भारतीय समय के मुताबिक उनका भाषण होना है। लेकिन अगर पिछले वक्ता कुछ देर तक भाषण देते हैं तो फिर आगे वाले वक्ता का भाषण कुछ देर के लिए टल सकता है और इसी संभावना के चलते ये कहा जा सकता है कि 5-10 मिनट की देरी हो सकती है। लेकिन पूरी दुनिया बस अब कुछ ही पलों में सुनने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बान की मून से मुलाकात उनकी हुई है। पीएम ने यूएन महासचिव बान की मून से मुलाकात की और अब उसके बाद वो संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे कुछ ही पलों में। क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री आतंकवाद के मुद्दे पर, विश्व शांति के मुद्दे पर, दोनों देशों के संबंधों को लेकर के, जो बॉर्डर इश्यूज हैं हिंदुस्तान के उसे लेकर के प्रधानमंत्री क्या कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कश्मीर के मुद्दे पर अलापे गए राग का भी जवाब देंगे? क्या वो पाकिस्तान को, क्या वो वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कोई करारा जवाब देंगे या फिर उनकी बेतुकी बात को तवज्जो न देते हुए उस पर खामोश रहेंगे? ये वहां अमेरिका में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान जब भी कश्मीर का राग अलापता है तो हिंदुस्तानियों को गुस्सा आ जाता है और ऐसे में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। लेकिन अगर जानकारों की बात करें तो जानकारों का मानना है कि अगर भारत पाकिस्तान को जवाब देता है तो वो पाकिस्तान के शिकंजे में फंस जाता है, क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो किसी भी तरह अपनी इस मांग को मान्यता दिलाने में कामयाब हो। हमने जैसा कल भी देखा था कि नवाज शरीफ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने गिड़गिड़ाए थे। उन्होंने साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से ये चाहा था कि सभी देश मिलकर कश्मीर मुद्दे पर उनका साथ दें। वहां पर उन्होंने रेफरेंडम की भी बात कही, जनमत संग्रह की भी बात कही। उन्होंने कश्मीर के लोगों की दयनीय हालत का उदाहरण भी दिया। उन्होंने हर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को यह बताने की कोशिश की कि कश्मीर पाकिस्तान का है, जबकि भारत की संसद ये रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। और आज भी भारत की तरफ से कल के नवाज शरीफ के बयान पर यह रिएक्शन दिया गया है कि साफ तौर पर उन्होंने जो बात भारत की संसद ये रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। और आज भी भारत की तरफ से कल के नवाज शरीफ के बयान पर यह रिएक्शन दिया गया है कि साफ तौर पर उन्होंने जो बातें कश्मीर के मुद्दे पे उठाई हैं वो कहीं भी तरीके से उनके रेफरेंसेस को सही नहीं ठहराया जा सकता। वो उनकी एक अवांछित आधार को लेकर की गई मांग थी, जिसे वो अपनी ही पाकिस्तान में स्थिति मजबूत बनाने के लिए मजबूरी में उन्हें वो मांग उठानी पड़ी। क्योंकि नवाज शरीफ को अगर देखा जाए पाकिस्तान में उनकी आंतरिक हालत, उनका राजनीतिक जो कुर्सी है वो हिली हुई है इस वक्त, और अपनी स्थिति को पाकिस्तान में मजबूत करने के लिए एक तरीके से उनकी ये मजबूरी थी कि वो कश्मीर का मुद्दा यूएन असेंबली में पुरजोर तरीके से उठाएं और वहां जाकर संदेश दे सकें कि देखो मैंने किस कदर दहाड़ मार करके और कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया है। और अगर भारत इसका जवाब देता है, मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सीधे तौर पर नवाज शरीफ की बात का जवाब देते हैं तो फिर नवाज शरीफ ये कह सकेंगे कि मैंने जो मुद्दा उठाया था वो बात आगे बढ़ चुकी है। और इसको मान्यता देकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बात को, उनकी मांग को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में साबित करना चाहते हैं कि वो एक अवांछित मांग है। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर एक अच्छा खासा बड़ा पैनल है। हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया न्यूयॉर्क पैलेस होटल के मीडिया सेंटर से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा जी जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से हैं, जेएनयू से, वो मौजूद हैं। हमारे साथ आरएसएन सिंह साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रहेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी हैं जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और साथ ही फॉर्मर काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया इन शिकागो रहे हैं।
हैं और इसके अलावा फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप एसोसिएशन नई दिल्ली से। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आलोक मेहता जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे शीतल राजपूत जानना चाहूंगा कि 8 बजे का वक्त मुकर्रर था, 8 बजकर भारतीय समय देखें तो 4 मिनट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री अब किसी भी वक्त वहां संबोधन अपना दे सकते हैं, भाषण शुरू हो सकता है उनका। बिल्कुल अनुराग, बस किसी भी लम्हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर हमें दिखाई देंगे भाषण देते हुए, पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए। ये उनका पूरी दुनिया को पहला संबोधन होगा जो कि हिंदी में राष्ट्रभाषा में होगा और सभी लोग टकटकी लगाए इंतजार में बैठे हुए हैं कि क्या कहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम मुद्दों पर आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं कि और कई दिन से हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के भाषण में आखिर क्या क्या कुछ हो सकता है। आतंकवाद के बारे में जरूर वो बात करेंगे। सुबह भी उन्होंने संदेश दिया 9/11 मेमोरियल पर जाकर, वहां पहुंचकर कि देखिए मैं आतंकवाद के मुद्दे को कितनी अहमियत देता हूं और ये मुद्दा कितना क्रूशियल है भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो यकीनी तौर पर थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में बोलना शुरू करेंगे तो सबकी निगाहें, सबके कान यही जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर वो क्या बोलते हैं और कश्मीर के मसले पर क्या कुछ बोलते हैं कि नहीं। हालांकि आम राय जनता में ये है, यहां पर मौजूद लोगों में ये है कि प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के इस एजेंडे को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, इसको बिल्कुल जरा सा भी ध्यान नहीं देना चाहिए और कोई इंपॉर्टेंस, अहमियत नहीं देनी चाहिए। और जैसा भारत ने कल अपने एक अधिकारी के माध्यम से जवाब दिला दिया तो कम लगता है कि नरेंद्र मोदी कश्मीर पर कुछ बोलेंगे। बाकी उनके भाषण में क्या रहने वाला है, ये भाषण पिछले सालों के भारतीय प्रधानमंत्री के भाषण से कैसे अलग होने वाला है और नरेंद्र मोदी की शख्सियत को जानते हुए पिछले कुछ समय से जैसा हम उन्हें देखते सुनते आ रहे हैं, हम सभी को ये यकीन है कि नरेंद्र मोदी हटकर, लीग से हटकर बातें कहेंगे। मुद्दे कॉमन है, चाहे आतंकवाद हो, आर्थिक मंदी हो, क्लाइमेट चेंज हो या बाकी तमाम मुद्दे हो, मुद्दे कॉमन है, लेकिन इनको वो किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने प्रेजेंट करते हैं आज जबकि वो पूरी दुनिया से मुखातिब होंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल देखना होगा। दीपक चौरसिया भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक, जाहिर सी बात है नवाज शरीफ ने जिस अंदाज में, जिस बेतुके अंदाज में कल कश्मीर का राग अलापा है, तो ये मुद्दा बहुत अहम हो गया है कि भाई प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। खैर, वो उनके भाषण से पता चलेगा कि वो नवाज शरीफ को किस अंदाज में जवाब देते हैं, जिसके लिए वो चिरपरिचित भी हैं। लेकिन इसके अलावा कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जो उम्मीद की जाती है प्रधानमंत्री आज उठाएंगे महासभा में? देखिए, नवाज शरीफ जो हैं वो मजबूर हैं, मजबूत नहीं, और इसीलिए नवाज शरीफ ने जो बातें कही हैं वो मजबूरी में कही हैं, मजबूती के साथ नहीं कही हैं। इसलिए मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी उन बातों का जवाब शायद ही दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी रिटोरिक पर भरोसा नहीं रखते हैं, वो पुरानी बातों पर भरोसा नहीं रखते हैं, वो पुरानी बातों को दोहराने पर भरोसा नहीं रखते हैं। और हमने उनके अंदाज में हमेशा देखा है, कम से कम मैंने तो हमेशा ये ऑब्जर्व किया है, कम से कम मैंने तो हमेशा ये महसूस किया है कि नरेंद्र मोदी से जो सवाल बार बार पूछा जाता है, नरेंद्र मोदी उस सवाल पर हमेशा खामोश रहते हैं। और कम से कम कश्मीर का मसला एक ऐसा मसला है जिस पर भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर खामोश रहना पसंद करता है और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत करना ज्यादा पसंद करता है। आपने बात कही कि और कौन कौन से मुद्दे हैं, हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब कुछ ही मिनट बाकी हैं, लेकिन अब तक जो बातें और जो खबरें निकल कर आई हैं उसमें मुद्दे तो कॉमन ही होंगे जो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय जगत पर, अंतर्राष्ट्रीय महापंचायत में उठते रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का अंदाजे बयां बिल्कुल जुदा होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर हम मुद्दों की बात करें तो यूएन रिफॉर्म्स का जो मुद्दा है, संयुक्त राष्ट्र में भारत को जो परमानेंट सीट दिलाने की बात है, यूनाइटेड नेशंस में जो रिफॉर्म्स की बात है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। और भारत लंबे समय से परमानेंट सीट की बात करता रहा है। अनुराग, उस बात को भी मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाएंगे। यूनाइटेड नेशंस के अंदर, संयुक्त राष्ट्र में जो रिफॉर्म्स होने हैं उसकी बात वो मजबूती से उठाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद की जाती है। इसके अलावा आतंकवाद के मुद्दे को उठाएंगे और आतंकवाद के मुद्दे को उठाते हुए पाकिस्तान का जिक्र भी हो सकता है। और
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का जिक्र जरूर आएगा। पूरे विश्व में जो आतंकवाद की समस्या चल रही है, आईसिस और अलकायदा का जिक्र भी इसमें आ सकता है। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज, गरीबी हटाओ, डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन के बीच जो फासला है और उसको डेवलपिंग नेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, विकासशील देशों को आगे बढ़ाने के लिए विकसित देशों को क्या कदम उठाने चाहिए, उनसे किस तरह के सहयोग की उम्मीद की जा सकती है, ये मुद्दा एक प्रमुखता से आएगा। साथ ही साथ पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है उसका विकासशील देशों पर क्या असर पड़ा है, ये मुद्दा भी प्रधानमंत्री उठा सकते हैं। तो मोटे तौर पर जो मुद्दे हैं वो तो विश्व पटल पर काफी समय से चर्चा में हैं, मुद्दे तो वही उठेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के अंदाजे बयां को बड़े गौर से देखना होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर किसी चीज के लिए मशहूर हैं और किसी चीज पर सबकी नजरें लगी होंगी तो वो नजरें लगी होंगी अनुराग उनके अंदाजे बयां पर। और आज दर्शकों को बता दें कि आज चूंकि शनिवार है, हम सरहद आर पार करते हैं। दिन न्यूज जो है पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ता है, तो वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। वहां के कौन कौन से गेस्ट हैं नीलम नवाब हमें बताएंगी, जो वहां का शो होस्ट करती हैं। और उसके बाद जब हमारे प्रधानमंत्री यूएन असेंबली को संबोधित करेंगे तब हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे। जी नीलम। जनरल असेंबली में खिताब पर हवाले से ही बात करेंगे। इसके अलावा गुजरात फसादात में मुसलमानों की नस्लकुशी के इल्जाम में अमरीकी अदालत से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के समन भी जारी होने की वजूहात हम अपने साथ शेयर करेंगे। जी हमारे साथ इंडियन पैनल ज्वाइन कर रहा है। अनुराग साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जब तक हमारा राब्ता जी अनुराग साहब, हम अपने पैनल का इंट्रोडक्शन आपसे करवा दें प्रोग्राम शुरू करने से पहले। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे राइट हैंड साइड पर तशरीफ फरमा है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब नवेद चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड जनाब मुस्तफा साहब, और उनके साथ तशरीफ फरमा है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। जी अनुराग साहब। जी चलिए नीलम, आपके पास लौटेंगे, यहाँ मेरे पास भी एक पैनल है जिससे बहुत देर से हम अपना डिस्कशन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री हमारे बोलेंगे उसके बाद हम लौटेंगे आपके पास, और बीच बीच में जब भी हमें लगेगा कि आपके पास चर्चा के लिए आना है हम आएंगे आपके पास। सबसे पहले सुरेंद्र कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान कश्मीर की बात छोड़ देते हैं, बहुत देर से हम वो बात करें, जब प्रधानमंत्री उस पर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे तब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। एक अलग मुद्दे पर मैं आता हूं आपके पास। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत और अमेरिका को नेचुरल एलाइज बताया था, लेकिन उसके बाद बात वहां से आगे बढ़ ही नहीं। क्या आपको लगता है कि मोदी आज उस पोजीशन में हैं या उनसे बेहतर पोजीशन में हैं अटल बिहारी वाजपेयी से, मनमोहन सिंह से, कि वो यहां से इस बात को आगे बढ़ा ले जा पाएंगे? देखिए, ये कहना कि बात आगे बढ़ी नहीं, ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। यूपीए 1 में सिविल न्यूक्लियर डील जो साइन हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आप पिछले 60 साल में देखिए, यूपीए 2 में जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके, जो चीजें आगे नहीं बढ़ सकी, दोनों तरफ से जो शिकायतें होते रही। अमेरिका की अपनी लिस्ट थी कि हमारा ये काम होगा, हमारी अपनी लिस्ट थी, चाहे वो आईटी कंपनी हो, चाहे फार्मेसी कंपनी हो, चाहे इमिग्रेशन का इशू हो, का हमारे दोनों तरफ, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। यहाँ पे आप लोग बार बार कहते थे यहाँ पे जो है गवर्नमेंट पैरालिसिस है, यहाँ डिसीजन नहीं हो रहे हैं, किसी दोनों तरफ से शिकायतें बढ़ती रही, तो इम्प्लीमेंट। अब जब से मोदी साहब आए हैं उन्होंने दिखाया है, मैं कई बार कह चुका हूं कि जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे उनकी छवि थी विकास पुरुष। उन्हें गुजरात में विकास का मॉडल हर जगह वो, जब से वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने दिखा दिया कि राजनयिक मामलों में उनको जो उतनी पकड़ है जितनी उनका एडमिनिस्ट्रेशन में है। उन्होंने जितने पहल की है, चाहे वो देशों को पड़ोसी देशों साथ हो, नेपाल गए, भूटान गए, अभी जापान गए, चीन में गए, और आप देखा होगा उनका भाषण बदल गया। पहले बात करते गुजरात की, प्राइड ऑफ गुजरात, बात हुई 120 हिंदुस्तानियों की। अब पिछली बार चीन के प्रेसिडेंट आए, आप देखा उनकी लैंग्वेज क्या कहते हैं, वी विल स्किप न्यू हिस्ट्री which will be good for mankind, for the whole humanity. So now you are talking about humanity in whole humanity, in mankind. Now UN is the right place जहां पे आप सारे विश्व को समृद्ध कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि उनका जो हिंदुस्तान में जो स्लोगन चलता है, सबका साथ सबका विकास, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बहुत अच्छी लाइन है जिसमें सब कुछ आ जाता है। सबका विकास, सारे विश्व का, वासुदेव कुटुंबकम वाले जो बात है, उसी लाइन को आप इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में लीजिए, आप फाइट टेररिज्म में लीजिए, किसी भी हिस्से में लीजिए, इन सबका साथ सबका विकास जो है सारे विश्व को एड्रेस करने में एक पॉजिटिव इमेज करते हैं। उनकी इमेज इस तरह की है कि स्ट्रांग लीडर है, डिसाइसिव लीडर है, इतना बड़ा मैंडेट है, और
120 मिलियन हिंदुस्तानियों की उनके ऊपर होप लगी हुई है कि हमारे हिंदुस्तान को आगे ले जाए। जी, आरएसएन सिंह साहब, लेकिन अटल ने नेचुरल एलाइज कहा था, क्या वाकई नेचुरल एलाइज की तरह हम आगे बढ़े? क्योंकि हमारे बॉर्डर इश्यूज पर कभी हमें अमेरिका से उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। देखिए, ये कहा जाता है कि हम नेचुरल एलाइज इसलिए हैं क्योंकि हम दो बड़े डेमोक्रेटिक नेशंस हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आज आप कोalition जो बनी है ISIS के खिलाफ, उस कोalition में सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान भी उसमें ज्वाइन किया है। आप उसमें देखें कितने उसमें डेमोक्रेसीज हैं उसमें। वो सब बात रहने दीजिए अपनी जगह पे। बात यह है कि एक इंटरनेशनल फोरम है और इस इंटरनेशनल फोरम में अगर सबसे बड़ी कोई अहम मुद्दा है प्रायोरिटी वाइज, तो वो है दहशतगर्दी। और वो दहशतगर्दी, आपको ये सवाल खुद पूछना पड़ेगा कि जब ये ऑपरेशन और एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ था, हमने अपना वॉर अगेंस्ट टेररिज्म को सपोर्ट किया। हमने हमारे नेबरहुड में हो रहा था अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन पे, क्या हमको उसका कुछ फायदा हुआ? 26 से 11 हुआ। 2006 से लेके अगर आप लिस्ट तैयार करें तो रिलीजियस प्लेसेस, साइंटिफिक सेंटर सारे टारगेट होते गए। हफीज सईद जिस तरह से कि पाकिस्तान के लिए ओसामा बिन लादेन था, हमारे लिए हफीज सईद है। क्या हफीज सईद पे कोई इंटरनेशनल दबाव अमेरिका के द्वारा दिया गया? क्या हमको डेविड हेडली के पास वो एक्सेस दिया गया उसका इंटरोगेशन करने का? तो अब समय आ गया है कि देखिए, ये इन सब चीजों पे बड़ी फ्रैंक बात होनी चाहिए, क्योंकि हम विक्टिम हैं टेररिज्म के। और ये बात साफ खुल के आ जाए कि अगर ये जो कह रहे हैं कि अब दूसरा कोalition बना रहे हैं, अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जहां जहां हमको खींचे चले जाए, हम खींचते चले जाए, वो एक तरफा नहीं होने वाला है। हमको भी इससे निजात चाहिए टेररिज्म से। और अगर ये बात हो जाती है कि भाई अगर आपका सपोर्ट आप उस सिचुएशन में नहीं है हमको सपोर्ट करने के, तो हम अपनी लड़ाई अकेले लड़ेंगे। लेकिन ये बहकावे में इंटरनेशनल कोalition अगेंस्ट टेररिज्म और अमेरिका हमको निजात दिलाएगा, तो ये बातें मतलब हो जानी चाहिए। वर्ल्ड, देखिए, बायलैटरल मामला इसको ना बनाया जाए इंडिया यूएस के बीच में, ये यूएन उसके लिए फोरम नहीं है। लेकिन इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेररिज्म इस चीज को हमको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दीपक भी कुछ पूछना चाह रहे हैं वहां से। दीपक, आप पूछ सकते हैं। अनुराग, आपने नेचुरल एलाइज की बात करी थी, तो नरेंद्र मोदी का भी यही कहना है कि अमेरिका और भारत नेचुरल एलाइज है। उनका जो डिपार्चर स्टेटमेंट था उसका यही कहना है कि भारत और अमेरिका दोनों नेचुरल एलाइज हैं, जो दोनों जो हैं प्रजातंत्र हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना प्रजातंत्र है। दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, दोनों के टेस्ट एक दूसरे जैसे हैं। दुनिया के सभी देशों को समाहित करने की शक्ति अमेरिका में है और दुनिया के सभी देशों में टैलेंट भेजने की शक्ति भारत में है। तो ये जो बातें हैं नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं और ये सीख जो है उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से ही ली है। तो मैं यही बात यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ कि जो नेचुरल एलाई की आपने जो बात करी है और तो ये जो बातें हैं नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं और ये सीख जो है उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से ही ली है। तो मैं यही बात यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ कि जो नेचुरल एलाई की आपने जो बात करी है और नेचुरल एलाई शब्द का जो इस्तेमाल किया है वो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी भी उसी शब्द का इस्तेमाल आज तक कर रहे हैं। आज तक कर रहे हैं जी। चिंतामणि महापात्रा जी, क्या आप देख